अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी पाकिस्तान के एक दूर दराज गाँव की है जहाँ ज़िंदगी धीमी और सादी है। यहाँ ना कोई शॉपिंग मॉल है ना ही सिनेमा। जो सबसे करीबी है वो भी तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर। ऐसे माहौल में अक्सर नौजवान गलत आदतों में लग जाते हैं, मगर मेरी सोच अलग थी। मुझे एक अजीब तरीका मिला अपना वक्त गुजारने का। गांव से लगभग आधा घंटा दूर एक पुरानी कब्रिस्तान थी जो एक लंबे और टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्ते के आखिर पर थी। ये जगह ज़्यादातर छोटी उम्र के बच्चों की कब्रों से भरी हुई थी जो कि काफ़ी पुरानी थी। कुछ कब्रें सिर्फ टूटे हुए पत्थरों के नीचे ढेर हो चुकी थी और जो नए पत्थर थे वो अब भी वक्त की मार से बुरे हाल में थे। दिन के वक्त ये जगह इतनी खौफनाक नहीं लगती थी, मगर रात को ये जगह एक अलग ही खौफनाक मंजर पेश करती थी। पिछली गर्मियों के मौसम में हम दोस्तों ने फैसला किया कि रात के अंधेरे में इस कब्रिस्तान का सफ़र किया जाए। मैंने दिन के वक्त तो इस जगह का अक्सर दौरा किया था, मगर कभी रात को नहीं आया था। सोचा ये एक अजीब और थोड़ा डरावना तजुर्बा होगा। टॉर्च लाइट ले के कब्रें देखना और देखना कि कौन हम सब में से, हम दोस्तों में से सबसे पहले डर कर गाड़ी में जाएगा। जब हम कब्रिस्तान के पास पुरानी जंग लगे दरवाजे के पास पहुँचे तो रात की खामोशी ने हमें हैरान कर दिया। दिन के वक्त परिंदों की हमेशा चहचहाहट होती थी, कीड़े मकोड़े और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी, मगर यहाँ तो सिर्फ बेपनाह खामोशी थी, जैसे हम किसी खला में खो गए हों। मैंने रात के आसमान की तरफ देखा ताकि कोई सितारा नज़र आए, मगर अंधेरा इतना गहरा था कि हर तरफ तन्हाई महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी चालू रखी और हेडलाइट्स ऑन रखी, जबकि हम बेमकसद कब्रिस्तान में घूम रहे थे। बस कब्रें देख रहे थे और मज़ीद डर का एहसास लेना चाहते थे। कोई भी नशे में नहीं था, बस मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक पीने की वजह से सब हद से ज़्यादा होशियार हो गए थे। मैं एक कब्र पर लिखी सबसे पुरानी तारीख ढूंढ रहा था जब मेरे दोस्त अली ने आवाज़ दी, कौन गाड़ी के पास वापस चला गया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर गाड़ी के पास कोई नहीं था। हमने जब सबसे पूछा तो सभी अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन अली का कहना था कि उसने साफ साफ एक साया पैसेंजर सीट के पास देखा था। जब किसी ने भी इस बात का इकरार नहीं किया तो हमने इसे मज़ीद सोचने की बजाय छोड़ दिया। मैं कब्र पर पत्थर हटा रहा था जब मुझे लगा कि फेंस के उस पार जंगल के अंदर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैंने बिना कुछ कहे फ्लैशलाइट उस तरफ की, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। ये देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जंगल इतना खामोश था कि किसी और की मौजूदगी का कोई एहसास नहीं हो सकता था। अली अब भी कब्र के पास था और हुसनैन फेंस के करीब बैठा जंगल की तरफ देख रहा था, जबकि जमील अब वापस पैसेंजर सीट पर जा चुका था, मतलब गाड़ी में जा चुका था। हम सबको एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी धुन बजा रहा हो। सबकी टॉर्चेस एक ही वक्त एक कब्र पर मुड़ गईं। वहाँ एक छोटी सी लाल रंग की बॉक्स रखी हुई थी जिसमें एक क्रैंक लगी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। मैंने कहा, ये तो खिलौना जैक इन द बॉक्स है। अली ने अपनी फ्लैशलाइट कब्र पर डाली, मगर कोई से एक ऐसे बच्चे की कब्र पर क्यों छोड़ गया होगा जो कि तकरीबन 1985 में मर गया था, उससे पहले कि कोई जवाब देता। क्रैंक अचानक तेज़ी से घूमना शुरू हो गया। म्यूज़िक एक अजीब तरीके से डिस्टोर्ट होने लगा और फिर अचानक जैक इन द बॉक्स का जोकर बाहर निकल आया। हम सब एकदम पीछे हट गए। क्रैंक जो धीरे धीरे हिल रही थी अचानक हेलीकॉप्टर की तरह गोल गोल घूमने लगी। ये देखकर हम सब डर गए और फ़ौरन वापस गाड़ी की तरफ भागे।
मैंने गाड़ी स्टार्ट की और देखा कि जमाल परेशान लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या मसला है? क्या तुम में से कोई गाड़ी के बाहर हाथ मार रहा है? उन सब ने इनकार से सर हिला दिया। जमाल ने कहा कि जब वो गाड़ी में बैठा तो उसने महसूस किया कि छोटी छोटी हाथों की थपथपाहट सुनाई दे रही है, जो ट्रंक से शुरू होकर धीरे धीरे पैसेंजर सीट की तरफ आती गई। हमने समझा कि वो सिर्फ घबरा रहा है, मगर जब हम गाड़ी को मेरे घर के गैराज में पार्क करने लगे तो जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। गाड़ी के पैसेंजर सीट पर छोटी छोटी बच्चों के हाथ के निशान बने हुए थे। हम सब ने इन निशानों को देखा, मगर आज तक इस बात पर कभी तफरीह नहीं की। मैं दोबारा दिन के वक्त उस कब्रिस्तान गया, मगर जैक इन द बॉक्स फिर कभी वहाँ नहीं मिला। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या कुछ महीने पहले का है, जब मेरी दोस्त ने तीसरी मुलाकात के लिए एक अजीबो गरीब तजवीज़ दी। उसने कहा कि हम कुछ स्नैक्स, लैपटॉप और एक डरावनी फ़िल्म लेकर सबसे वीरान कब्रिस्तान में जाएं, जो हमें करीबी कहीं मैसर हो। हम दोनों बहुत बड़े हॉरर फैंस थे और समझते थे कि हम किसी भी चीज़ से नहीं डरते, इसलिए हमने खुद को खौफनाक माहौल में डालना एक अजीब एडवेंचर समझा। हमने कब्रिस्तान का इंतखाब किया जो हम दोनों के लिए नया था। ये जगह लाहौर से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर छोटी सी जगह के बाहर थी, जहाँ लोग कम ही थे। जब हम मंजिल पर पहुँचे तो हमें अपनी गाड़ी एक सुनसान रास्ते के पीछे एक पुराने दरख्तों के झुंड के पास पार्क करनी पड़ी, क्योंकि कब्रिस्तान तक कोई सही रास्ता जाता नहीं था जिस पे हम गाड़ी चलाकर ले जा सकते। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 3 मील पैदल चलना पड़ा। रास्ता एक मिट्टी का तंग सा था जो गहरी झाड़ियों से घिरा हुआ था। आगे जाकर दरख्तों का झुंड ख़त्म हुआ और हम एक छोटी सी खुली जगह पर पहुँच गए, जहाँ कदीम कब्रें इसी तरीके से इधर उधर बिखरी हुई थी। अंधेरा गालिब था और हमें सिर्फ अपनी टॉर्चेस का सहारा था। हमने एक चादर बिछाई, लैपटॉप रखा और स्नैक्स खोले और फिल्म चालू कर दी। पहले तो माहौल अजीब सा लगा, मगर धीरे धीरे हम रिलैक्स्ड हो गए। लेकिन कुछ ही लम्हों में एक अजीब वाक़या हुआ। एक पुरानी पिकअप गाड़ी जो कि पहले तो वहाँ से नहीं गुजरी थी, अचानक कब्रिस्तान के बाहर वाली रोड पर नज़र आई। उसकी हेडलाइट्स हमारी जगह तक नहीं पहुँच पा रही थी, मगर हम इसके गुजरते वक्त इसकी रोशनी दरख्तों के बीच से देख सकते थे। पहले हमने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर जब वही गाड़ी दोबारा पलट के आई तो दिल धक से रह गया। इस बार गाड़ी धीरे धीरे कब्रिस्तान के फाटक के सामने आकर रुकी। मैंने फ़ौरन लैपटॉप बंद किया और हम दोनों चुपचाप बैठ गए। गाड़ी की हेडलाइट्स चंद लम्हों के लिए हमारी तरफ आईं, फिर पीछे हट गईं और गाड़ी कब्रिस्तान के बाहर ही रुकी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आदमी ने हमें देखा है या नहीं, और अगर देखा है तो उसका इरादा क्या है। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि हम यहाँ से निकलते हैं, और उसने फ़ौरन हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही हमने सामान समेटना शुरू किया, गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो गईं और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। हम दोनों चुपके से नीचे बैठ गए, एकदम बेहरकत। हम ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि गाड़ी में कोई आदमी भी है या नहीं, या फिर वो सिर्फ हमें डरा रहा है। वापस जाना भी मुश्किल था, क्योंकि हमें उसकी गाड़ी के पास से होके ही जाना पड़ता, और जंगल से निकलने की कोशिश करते तो आवाज़ होती और हम खो भी सकते थे। कुछ देर तक चुप रहने के बाद मैंने सोचा शायद गाड़ी का ड्राइवर सो गया है या फिर कोई अंदर किसी से बात कर रहा होगा। मैंने अपनी दोस्त का हाथ दबाया और इशारे से कहा कि हम धीरे धीरे रास्ते की तरफ चलें। बहुत एहतियात से हम एक एक कदम रखते हुए रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हम उस गाड़ी की रोशनी से बाहर आए, हमने अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ कर दी, मगर दिल की धड़कन बढ़ गई थी। हम सिर्फ आधा मील ही चले थे कि अचानक जंगल के किसी कोने से एक औरत की चीख सुनाई दी।
वो चीख इतनी ज़ोर से आई थी कि हम दोनों एकदम रुक गए और उसके फ़ौरन बाद एक गोली चलने की आवाज़ आई। हम दोनों एकदम होश खो बैठे और बिना कुछ सोचे भागना शुरू कर दिया। रास्ते पर आकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर हम इसी रफ्तार से भागते रहे तो कुछ ही मिनट में अपनी गाड़ी तक पहुंच सकते हैं। मगर फिर अचानक मैंने अपनी दोस्त के हाथ ज़ोर से खींचकर उसे रोका। मैंने उसे कहा कि हमने छुप जाना चाहिए। अगर वो पिकअप ट्रक हमारी तरफ आ रही होती तो वो हमसे पहले रास्ते पर होती और हमें देख सकती थी, और अगर हम अपनी गाड़ी तक किसी तरह पहुंच भी जाते तो भी उस आदमी की नज़र हम पर पड़ सकती थी और फिर हम किसी भी सूरत बच नहीं सकते थे। मेरी दोस्त पहले तो समझ नहीं पाई, मगर जब मैंने 2 बार समझाया तब हम फ़ौरन रास्ते के किनारे झाड़ियों में घुस गए। हमने अपनी चादर अपने ऊपर डाली और नीचे लेट गए। ज़मीन गीली थी और नीचे से हमें गीली मिट्टी महसूस हो रही थी। मेरी दोस्त सांस लेने की कोशिश कर रही थी, मगर डर की वजह से उसकी सांस तेज़ थी। मैंने उसके बालों में हाथ फेरा ताकि वो थोड़ी सुकून पा सके। कुछ ही देर बाद मेरी सोच सच साबित हुई। वो गाड़ी वाकई वापस आ रही थी। हमने उसकी हेडलाइट्स देखी जो धीरे धीरे रास्ते से गुजर रही थी। फिर एकदम उसने ब्रेक लगाई और रिवर्स में आकर वहीं रुक गया। मेरी चीख निकलने वाली थी, मगर मैंने अपनी सांस दबाए रखी। वहाँ मैं अंधेरे में पड़ा रहा कि गाड़ी का आदमी नीचे ना उतरे। कुछ देर बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई और रात की खामोशी वापस छा गई, लेकिन हमने अब भी हरकत नहीं की। हमें डर था कि अगर उस आदमी ने हमें देख लिया तो वो शायद पास ही कहीं छुपा हमारा इंतज़ार कर रहा हो। शायद रात भर हम वहाँ छुपे रहे, कभी सो जाते कभी जाग जाते। जब सुबह होने लगी तो हमने सोचा कि अब वक्त हो गया है कि निकला जाए। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, अचानक करीबी जंगल से एक मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो आवाज़ इतनी साफ थी जैसे कोई सिर्फ कुछ मीटर दूर हो। वो मोबाइल सिर्फ 2 दफ़ा बजा और फिर बंद हो गया। हम दोनों वहाँ सीधा लेटे रहे। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था उस वक्त। कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद जब रास्ते पर आम गाड़ियाँ गुजरने लगीं, तब जाके मैंने हिम्मत की और उठ गए। मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम इधर ही बैठे रहो, और मैं खुद अपनी गाड़ी तक गया ताकि देखूं कि वहाँ कोई है तो नहीं। जब सब ठीक लगा तो उसे आवाज़ दी और हम फ़ौरन गाड़ी में बैठे और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गए। हम मिट्टी और गंदगी से लथपथ थे, मगर जब हमने पुलिस को सब कुछ बताया तो वो कब्रिस्तान गए, मगर उन्होंने कोई लाश या खून का निशान नहीं मिला। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि उस रात क्या हुआ था हमारे साथ। वो गाड़ी वाला आदमी कौन था और वो मोबाइल फ़ोन की घंटी क्यों बजी थी। लेकिन एक बात ज़रूर है, उस रात के बाद हम सिर्फ घर के अंदर बैठे हॉरर मूवीज़ देखते रहे। उसके बाद हमने कभी कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। शादी से पहले की गर्मियों के दिनों में मैं अपने शहर लाहौर वापस आई ताकि अपनी पुरानी स्कूल की दोस्तों के साथ वक्त बिता सकूं। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त रुखसाना के घर रही, जो अभी तक गैर शादीशुदा है। स्कूल के दिनों से लेकर हमारी ग्रेजुएशन तक हम एक दूसरे के बहुत करीब रहे थे। एक रात हम उसके घर के बेसमेंट में बैठे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे जब उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी में हमने एक लिस्ट लिखी थी जो हम शादी से पहले करना चाहते थे। ज़्यादातर चीज़ें सफ़र और मज़ीद तरीक़ों से ज़िंदगी जीने के मुतालिक थीं जो हम पहले ही कर चुके थे। मगर एक बात जो अब तक रह गई थी वो थी लाहौर के एक पुराना कब्रिस्तान, सब्ज़ औरत वाला कब्रिस्तान के रात के अंधेरे में वहाँ अकेले जाकर उसका मुशाहिदा करना। जब हम छोटी थी हमें पैरानॉर्मल चीज़ों में दिलचस्पी थी। हम पुराने और सुनसान मकान देखने जाती थी, तस्वीर लेती थी और आवाज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश करती थी। हमें एकदम जज्बा आया कि हमने रात के लगभग 1 बजे उस कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया। ये कब्रिस्तान असल में किसी और नाम से मशहूर था, मगर स्कूल में सब इसे सब्ज़ औरत वाला कब्रिस्तान कहते थे
क्योंकि अफवाह थी कि एक सब्ज रंग की औरत वहाँ रात के अंधेरे में घूमती है। हमने गाड़ी कब्रिस्तान के दरवाजे पर रोकी, फेंस पर चढ़कर अंदर दाखिल हुए और कब्रें देखने लगे। हमें जल्दी महसूस हुआ कि हम कोई कैमरा या रिकॉर्डर नहीं लाए और जो शौक़ हमें जवानी में था अब वो उतना दिलचस्प नहीं रहा था। मगर अब भी रुखसाना के साथ शरारत करने का मज़ा अलग ही था। हम कब्रें देखते थे, फ्लैशलाइट इधर उधर घुमाते थे। मज़ीद डर महसूस किए बगैर हम इधर उधर फिरने लगे। कब्रिस्तान शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए दूर कहीं गाड़ियों के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद हम घास पर बैठ गए और बातें करने लगे जब रुखसाना ने अंधेरे में किसी जगह इशारा किया। वो क्या है? मैंने देखा तो एक छोटी सी नारंगी रोशनी की झलक नज़र आई। मैं हल्की सी सीधी हुई ताकि उसे देख सकूं कि वो है क्या। मुझे लगा शायद वो किसी सिगरेट की रोशनी हो सकती है। मैंने धीरे से कहा, शायद कोई और भी यहाँ है, चलो अब हमें कोई तंग नहीं कर सकता। रुखसाना ने मज़ीद ज़ोर से हाथ हिलाकर उस रोशनी की तरफ इशारा किया, मगर फिर एक भारी आवाज़ ने हमें सख्त तरीके से पुकारा, चल निकल जाओ, नहीं तो यहाँ से मैं तुम्हें निकालूंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई और रुखसाना ने चीख कर कहा, तुमने क्या कहा? मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी की तरफ खींचने लगी। रुखसाना वापस चीख रही थी, मगर उस आदमी ने फिर कुछ नहीं कहा। हम गाड़ी तक पहुँचे और फ़ौरन निकल आए। रुखसाना सारी रात गुस्सा करती रही कि किसी अजनबी ने हमें डरा दिया, लेकिन मैंने उसका दिमाग ठंडा कर दिया और जब हमने रास्ते में एक ढाबे से खाना खाया, मुझे इस बात पर हंसी भी आई, मगर अंदरूनियत में मैं इतनी डरी हुई थी कि रात भर नींद नहीं आई। मैंने रुखसाना को नहीं बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात अभी किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन उस अजनबी की बात ने मुझे हिला कर रख दिया। कुछ दिनों बाद जब मैं अपने घर वापस जा रही थी तो मुझे एक बार फिर से उस कब्रिस्तान के पास से गुजरने का दिल किया। रात ढल रही थी, लेकिन मैंने सिर्फ गाड़ी रोकी और अंधेरे में कब्रिस्तान की तरफ देखा। कुछ देर तक सब ठीक लग रहा था, मगर फिर उसी जगह एक छोटी नारंगी रोशनी दोबारा चमकने लगी। मैंने फ़ौरन अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने बिना वक्त ज़ाया किए वहाँ से गाड़ी मोड़ ली और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ चीज़ें सिर्फ मजाक नहीं होती। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।